जनता ने हमें स्पष्ट बहुमत दिया, एनडीए को इतना भारी संख्या में हमें विजय दिया। मैं बड़ौदा की जनता को सर झुका करके नमन करता हूं। लेकिन मेरे बड़ौदा के भाइयों बहनों, अब आपने मोदी को बड़ौदा का नहीं रहने दिया, देश का बना दिया। आपने बना दिया, मैं क्या करूं? तोड़ने की राजनीति का युग समाप्त हो चुका है। आज से जोड़ने की राजनीति का युग प्रारंभ होगा। आपने हम पर जो भरोसा रखा है, उस भरोसे को कभी कोई चोट नहीं पहुंचने देंगे। बनारस के नागरिकों ने मेरे मौन पर भी मोहर लगा दी। सन 52 से कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाला, एक वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ा हुआ दल इस चुनाव के मैदान में हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद पाने में सफल हुआ। हम तो मजदूर नंबर 1 है भाई। आने वाले 60 महीने इस देश को मेरे जैसा मजदूर नहीं मिलेगा भाइयों। नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग में चर्चा आज नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत ने कई नए प्रतिमान बनाए हैं, कई धारणाओं को तोड़ा है। 1984 में राजीव गांधी को मिला बहुमत इससे बड़ा था, लेकिन वो वोट डर, अनिश्चितता और सहानुभूति का मिला जुला वोट था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बेटे थे। वो इंदिरा गांधी जिनको इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा जाता था, उनकी हत्या कर दी गई थी। लोगों को डर था कि मुल्क बिखर जाएगा और राजीव गांधी के लिए अपार सहानुभूति थी। लेकिन ये बहुमत जो नरेंद्र मोदी को मिला वो ज्यादा आक्रामक तेवर का है, अपने बलबूते पर पाया हुआ बहुमत है। और नरेंद्र मोदी किसी ऐसे परिवार से नहीं आते जिसको भारत का कोई भी नागरिक जानता होगा, इसलिए भी ये बहुमत बेशकीमती है। इसने मोदी के कद को बहुत बड़ा कर दिया है। भारत के अब तक के सबसे ताकतवर सेल्फ मेड नेता बन गए हैं नरेंद्र मोदी। खास करके ये और भी तारीफ के काबिल बन जाता है अगर आप उस जाति, उस दूर दराज इलाके और उस आर्थिक स्थिति पर ध्यान दें जहां से उठकर मोदी यहां तक पहुंचे। वो शख्स जिसे नई दिल्ली का या लुटियन की दिल्ली का कोई इल्म नहीं था, यहां अब बड़े शान से खड़ा है। हर बड़ी जीत लेकिन अपने साथ सवाल भी लाती है। अगर बीजेपी के 272 प्लस लोकसभा में एक भी मुसलमान नहीं, अल्पसंख्यक नहीं, तो इसका मतलब ये सवाल भी उठ रहा है कि राष्ट्रीय लहर में जो 15% आबादी है उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा। क्या इसे एक मेजॉरिटेरियन असर्शन कहना गलत होगा? इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये संसदीय लोकतंत्र का अंत है? नरेंद्र मोदी का पूरा प्रचार अभियान अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पे था। उन्हें पहले ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था और पार्टी में कोई दूसरा उनके आसपास खड़ा भी नहीं था। मोदी को जितनी कामयाबी मिली है उतनी ही ज्यादा उनकी आजमाइश भी होगी। मोदी की ताजपोशी होती उसके पहले ही, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने सत्ता का ताज उतार दिया। कुछ कह रहे हैं कि नीतीश ने मोदी के साथ अपने अहम की लड़ाई को चरम तक पहुंचा दिया है। कुछ कह रहे हैं कि नीतीश का ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। कुछ कह रहे हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं था। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इन तमाम पहलुओं पर। हम आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन से मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ नलन कोहली हैं, इरफान हबीब साहब हैं हमारे साथ, इतिहासकार ज्योति मल्होत्रा, वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी जो संपादक हैं जनसत्ता के। इसके अलावा पवन वर्मा, नेता जेडीयू, और शैबल गुप्ता, समाजशास्त्री। सबसे पहले नीतीश और मोदी की बात करें उससे पहले मोदी के जो फिनोमेना है, ये जो जीत है वो यकीनन एक ऐसे शख्स की जीत है, एक शख्स की जीत के तौर पे से देखा जा रहा है, क्योंकि वो बीजेपी से बहुत बड़े हो गए और पूरा कैंपेन जो है वो उनके इर्द गिर्द रहा। ये किसी भी राजनीति का सपना भर हो सकता है कि इस तरह की जीत हासिल हो, या कहें अगर कांग्रेस के टर्म में तो नाइटमेयर हो सकता है। तो एक गजब के पॉलिटिशियन जो लोगों की नब्ज को पहचान गया, क्या ऐसा मोदी में है जो इस देश ने उन्हें इतना दिल खोलकर स्वीकार किया? इरफान हबीब साहब, आपकी क्या समझ है कि इंदिरा गांधी के बाद शायद इस तरह का जो एडुलेशन है वो नरेंद्र मोदी को मिल रहा है? पता नहीं इसको एडुलेशन कहना चाहिए या जो जनता ने जिस तरह उनको स्वीकार किया। हाँ, जनता ने स्वीकार किया, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मतलब वो तो एक सबके सामने है, और जिस तरह का बहुमत मिला है वो साफ तौर से बताता है कि
जनता ने स्वीकार किया है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं हो सकती। लेकिन ये हमको ये भी देखना चाहिए कि पिछले 3-4 साल की जो सरकार थी, जिस तरह से वो सरकार चल रही थी, जो माहौल था देश में, और जिस प्रकार का कैंपेन अन्ना हजारे के मूवमेंट से शुरू हुआ 3 साल पहले, जिसमें सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स के लोगों ने मिलके उसको आगे बढ़ाया और इस तरह से उजागर किया सरकार की नाकामियों को और करप्शन को। कुछ जाहिर है कि काफ़ी हद तक तो वो असलियत थी, कुछ उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के भी कहा गया, क्योंकि अक्सर जाहिर है कि कोई चीज़ चलती है तो उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। लेकिन वो 3 साल में ऐसा माहौल बना मुल्क के अंदर कि उसमें कांग्रेस के पास कोई चारे नहीं था अपने आप को बचाने का। वो हमला, वो उसको शिकार होना ही था किसी न किसी का। ओम थानवी साहब, आपको लग रहा है कि ये प्लेन एंटी इनकम्बेंसी वोट है? क्योंकि अगर सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ ये वोट होता तो फिर उत्तर प्रदेश में बीएसपी का सफाया, फिर कोलकाता नॉर्थ या कोलकाता साउथ में जिस तरह की जीत बीजेपी को हासिल हुई, यानी कि जिस तरह की ये विक्ट्री थी वो सिंपल एंटी इनकम्बेंसी से कुछ ज़्यादा लग रही है। निश्चय ही कांग्रेस के खिलाफ तो देखिए लोगों का मोहभंग था कि कांग्रेस का जो निकम्मापन था, जो भ्रष्टाचार था, तमाम चीजें आप देखिए 10 साल देने के बाद में भी अगर आप इस तरह की सरकार दें, ऐसे आरोपों से घिरी हुई, कोई पहचान न बन पाए, मंत्री काबू में न रहें और प्रधानमंत्री जो हैं उनकी छवि बिल्कुल एक कठपुतली की बने, तो लोगों को उनको उखाड़ फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन इससे अधिक जो आपने कहा, मैं ये मानता हूं कि ये एक तरह का हिंदू अपसर्ज है, इस मायने में कि पार्टी की विचारधारा हम जानते हैं, लेकिन इस पार्टी, आज देखिए अगर आज की खबरें आप देखें, सुषमा स्वराज तक को संघ के दफ्तर में जाना पड़ा है, जो कभी नहीं जाती थी। तो संघ जो है उसने इतना समर्थन किया और संघ ने पहली बार इसको माना है। 1-2 टीवी कार्यक्रमों में मुझे संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिल्कुल खुल करके संघ जो है उसने पूरा दिल से साथ दिया है, संघ ने जिताया है। और अजीब बात जो हुई है, अजीब मैं इसलिए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश, आप सबसे बड़ा प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, एक मुसलमान संसद में जाके नहीं बैठेगा तो हम इस पे तो खुश हो सकते हैं कि देखिए एक मजबूत सरकार भारत में मतदाताओं ने दी है। ये अच्छा है, क्योंकि बार बार एक ही शिकायत होती है ना कि भाई क्या करेंगे, आपके पास में बिल्कुल लंगड़ा जो है वो मैंडेट है, पूरा मैंडेट है आपके पास में, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ में इसका प्रतिनिधित्व तो पूरे देश का कैसे होगा, कैसे आप उनकी आशाओं को पूरा कर पाएंगे, और एक भय जो होता है कुछ समुदायों में, उसको आप इसमें और बढ़ा पाएंगे या उनको आप कैसे उनके लिए कुछ कर पाएंगे? जो बात ओम थानवी कह रहे हैं वो सवाल उठ रहा है, वो मैंने जिक्र किया आपने शुरुआत में भी कि एक जो पूरी आबादी है उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है आपकी जो लोकसभा होगी, और वो उस आबादी में ये डर भी है, ये खौफ भी है, क्योंकि इस दफा भले ही नरेंद्र मोदी ने उस तरह का कैंपेन ना किया हो, मंदिर बनाने की बात नहीं कह के उन्होंने इकोनॉमी बिल्ड करने की बात की, लेकिन जो उनका पास्ट रहा है उसको लेकर एक सहमी हुई आबादी भी है, उन्हें बहुत तरह के एप्रीहेंशंस है। इसको वो कैसे दूर करेंगे, या क्या फिर इसे मेजॉरिटेरियन असर्शन कहना गलत होगा जिस तरह का ये वोट? बिल्कुल गलत होगा। मैं कई पॉइंट्स यहाँ लाना चाहूँगा और कई बड़े विषयों के बारे में चर्चा होने का यहाँ प्रयास है। पहली बात तो कहेंगे ये एक चुनाव ऐसा है जहाँ विकास और आशा सेंटर स्टेज रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है न्यूयॉर्क टाइम्स ने शायद गिन के रखा कोई लगभग 500 बार जो मोदी जी बोले, विकास शायद 497 बार करीब उनके बारे में बोले, और कहीं हिंदुत्व जो आप कहते हैं मंदिर या कुछ ऐसे विषय, ये 3 बार। और जनता जो है इस चुनाव में मोदी जी तो बहुत ही लोकप्रिय निकले हैं, लेकिन इसके साथ साथ जहां हम अपने संगठन और कार्यकर्ता की बात करते हैं, असली जीत तो एक्चुअली भारत की जनता के। लोग वोट नहीं देते हैं अगर विश्वास ना हो, और विश्वास क्या, जब सामने कुशासन हो, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, 3 महत्वपूर्ण विषय हैं जिसपे कोई जवाबदेही नहीं। और एजेंडा क्या है, चाहे कांग्रेस की बात करें या बाकी दलों की, भय, मुसलमान हिंदू की बात लगातार, निराशा, अनार्की या अराजकता और आरोप। क्या एजेंडा था? इस तरफ हम अपनी बात, और मोदी जी लगातार विकास की बात और आशा की बात कर रहे हैं। अब आपने जो मुसलमान फैक्टर कहा, मैं इसको एक बात कहना चाहता हूं, लगातार मोदी जी क्या कह रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टो कहता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास। मैं 125 करोड़ भारतीयों का, क्या मुसलमान, हिंदू, ईसाई भारतीय नहीं है पहले, और इनको क्या किसी भी वर्ग को, किसी भी जात धर्म,
हर भारतीय को क्या महंगाई नहीं तरसती है? जो आप कह रहे हैं कि वो भारतीय हैं, तो उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, सवाल मैं आ रहा वो हूं उठ रहा है। मैं उस पे आ रहा हूं। प्रतिनिधित्व किसका है? क्या प्रधानमंत्री के धर्म से ये तय होगा कि क्या वो प्रतिनिधि हैं पूरे भारत की जनता के या नहीं? तो बात इसमें मंशा की, और मैं बिल्कुल इसको खारिज करके कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है हर भारतीय के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब या जगह के हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, कोई भी, वो भारत के प्रधानमंत्री है। और ये बात कहना कि क्योंकि किसी एक धर्म से नहीं है तो उसका प्रति क्यों? दूसरी बात मैं कहूंगा, ये कब तक ये चुनावी राजनीति में पूरा, मुझे आप सामने का एजेंडा बताइए। नहीं, ठीक है, जो आप बात करें हम समझ गए, उस पर इरफान हबीब साहब रिएक्ट करना चाहेंगे। और ये भी कि आप कितना भी कहें, शायद नरेंद्र मोदी को इतने विविधता वाले देश में जरूरत पड़ेगी कि वो रीच आउट करें, वो एक ऐसा संदेश दें कि लोगों को जो कम्युनिटी में डर है वो भी उन पर भरोसा कर सके। मैं नलिन जी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों का खास तौर से कुछ तो बड़े सेक्युलर, ये सेक्युलर वर्ड भी बड़ा खराब हो गया, इस्तेमाल करना बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, रोजी रोटी के, घर के, मकान के, एम्प्लॉयमेंट के, गरीबी के, जो बिल्कुल किसी का मजहब से ताल्लुक नहीं है उनका। तो मुसलमान उसमें अलग नहीं है, उसमें हर गरीब का मजहब गुर्बत होता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। लेकिन मुसलमानों के साथ दूसरी प्रॉब्लम है इनसिक्योरिटी। मुजफ्फरनगर का जो पूरा इशू है, जिसमें 50,000 लोग घर से बेघर हो गए, जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी आपस में लड़ के एक दूसरे को इल्ज़ाम रखते रहे, जनता का क्या हुआ दोनों को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि दोनों को इलेक्शन दिख रहे थे। मतलब ये एक मुद्दा था, क्योंकि इलेक्शन के वक्त में हुआ। उन लोगों के साथ जो हुआ है उससे मैसेज कुछ अलग जाता है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि साहब कोई मुसलमान नहीं है, आप रिटोरिकली आप कुछ भी कहिए कि साहब सबके लिए करेंगे, वो करेंगे, वो तो ठीक है, मैसेज भी दुनिया भर में भी जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में, पाकिस्तान के अखबारों में भी लिखा जा रहा है। बड़े लोग इंटेलेक्चुअल्स वहां के फिक्र कर रहे हैं भारत के मुसलमानों के बारे में कि क्या होगा। पाकिस्तान को तो अपना मुल्क का फिक्र करना चाहिए, उन्हें तो कोई अधिकार नहीं है वो अपने मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। वहाँ कोई हिंदू नहीं है, हिंदुओं को भी मारते हैं वो, और वहाँ शिया को भी मारते हैं, अहमदी को मारते हैं, तो उनको तो कोई राइट ही नहीं बोलने का। वो हम यहाँ भारत का मुसलमान अपनी प्रॉब्लम को समझता है, वो जानता है कि उसको कैसे सुलझाना है, पाकिस्तान के मशवरा में नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा, जहां तक ठीक है एक परसेप्शन गैप हो सकता है और ये फैक्ट है, लेकिन एक दूसरी तरफ एक और पहलू है। हमारे मध्य प्रदेश में, अब एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग 125 पार्षद हमारे मुस्लिम समाज से हैं। हम कहते हैं कि हमारे गुजरात में परसेंटेज ऑफ वोट्स 21% होगा, 25% है जो हमें देते हैं। कई ऐसे वार्ड्स हैं जहां भाजपा के मुस्लिम प्रत्याशी जीते हैं। अब ठीक है, आज ये फैक्ट है, अगर राजस्थान की मैं बात करूं, चारों माइनॉरिटी जो है भाजपा से हैं, 2 मुसलमान और 2, पर ये कदम जो है, ये विश्वास के कदम बढ़ते हैं। हम जो ये सेक्युलर वर्ड इरफान साहब ने कहा, मैं सहमत हूं, जिस प्रकार से इसका प्रयोग होते जा रहा है राजनीति में, इस शब्द के साथ चिंताएं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है भारतीय मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर है, इसलिए ये देश सेक्युलर है, एक शब्द से नहीं कुछ सेक्युलर। ये जो इलेक्शन था ज्योति, खास करके उसने ये साबित किया कि ये इलेक्शन धर्म के ऊपर था। इसमें ग्रामीण शहरी का फर्क पता नहीं चला, इसमें जाति का फर्क पता नहीं चला। और जिस तरह का आंकड़ा मिला है, जब वो वेबसाइट लॉन्च हुई थी 272+ वाली, तो लोग उस पर हंस रहे थे, बट जिस तरह का वोट मिला उसमें तमाम जानकार हैरान रह गए कि किस आधार पर वोट पड़ा। ना जाति का फर्क पता चल रहा है, ना ग्रामीण शहरी का। नहीं नगमा, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये सब का जो सारे जो आपने जो आधार अभी बताए हैं, इन सब का पता चल रहा है, जाति के आधार पर भी पता चल रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने आप खुल के कहा है कि मैं जो है तो तेली जात से उसका फायदा उनको मिला। और मायावती जिस तरह से बिल्कुल खाता नहीं खोल पाई, उनको जाति वाले वोट्स जो है वो ढट गए। अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के लिए, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक जैसे बिल्कुल एक जैसे वॉर रूम की स्ट्रैटेजी उन्होंने जो अपनाई थी, वेस्टर्न यूपी में अलग, सेंट्रल में अलग और पूर्वांचल में अलग। और अगर आप उसको देखें, जो एक मोदी सुनामी जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, वो छोटी छोटी मोदी वेव्स या मोदी लहर हम उसको जो सामने दिखता है कि एक तरफ उन्होंने जैसे मुजफ्फरनगर के बाद एक जो पोलराइजेशन हुआ हिंदू मुस्लिम का, कास्ट के जाति के आधार पर भी जो है वोट्स मांगे गए थे। और जो 16 शेड्यूल्ड कास्ट की जो कंस्टिट्यूंसीज हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर आपने देखा होगा कि जो दलित कैंडिडेट था भारतीय जनता पार्टी का, उसकी तरफ जो पोलराइजेशन हुई है अपर कास्ट की, उस बीजेपी कैंडिडेट की तरफ। तो ये जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो
the whole game was कि it was a sum of small parts. और ये जो स्ट्रैटेजी जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है और पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ जो हैं, जो गोरखपुर से अब पांचवी दफा जो जीत के आए हैं, उन्होंने मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें मुस्लिम वोट्स की काफ़ी जो वहाँ पे काफ़ी वोट्स हैं, उन्होंने करीब 49 मीटिंगें पूर्वांचल में करी थी। सिर्फ नरेंद्र मोदी ने उनसे ज्यादा मीटिंगें करी थी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सारा कुछ उन्होंने अपनाया है। और जाति भी अपनाई उन्होंने, रिवर्स जो पोलराइजेशन जो कुल मिला के उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा थी कि कांग्रेस इसका मुकाबला, एक जो बीजेपी की जो एक मशीन थी वो बहुत ज्यादा, वो इतनी बड़ी मशीन थी। और देखिए नरेंद्र मोदी, ऐसी बात नहीं थी कि नरेंद्र मोदी सत्ता नहीं चाह रहे थे, वो बार बार उन्होंने ये क्या कहा कि केवल 60 महीने चाहिए मुझे, आप मुझे केवल 60 महीने दीजिए। और लोगों का ये कहना था कि जो भ्रष्टाचार, महंगाई, जो सारी बातें जो हम कह चुके हैं, जिस तरह की अपील और जो उन्होंने कहा लोगों से, लोग वो सुनना चाह रहे थे, वो उन्होंने कहा, उसी भाषा में कहा, उसी शब्द में कहा। नालिन, मैं शेखर गुप्ता के एक कोट यहाँ पे कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी थी उस पर उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक एडिटोरियल लिखा था। उसमें लिखा था कि दिस रिजल्ट इज ऑल्सो अ डेवास्टेटिंग पॉपुलर रिजेक्शन ऑफ outdated Congress style povertarianism. I declare all of you Indians hungry and wretched and will throw food at you, free food at you. I will feed you a free meal at my school even if I cannot teach you anything there because my teachers don't come to work. This idea has been dumped. जो कांग्रेस एक पॉपुलर वेलफेयरिज्म और जो अब का युवा है, जो आकांक्षी युवा है, वो इसको नहीं चाहता। वो नरेंद्र मोदी का भारत चाह रहा है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी का भारत चाह रहा है। उनका देखिए भारत भी बदल रहा है। पिछले 10 साल में भारत इतना बदला है। 10 साल पहले देखिए इक्के दुक्के प्राइवेट टीवी चैनल्स होते थे। ये जो बदलता भारत है ओम थानवी साहब, ये कांग्रेस नहीं समझ पाया। राहुल गांधी जाते रहे और उसी मनरेगा और उसी नरेगा की बात करते रहे और फ्री फूड और फ्री क्या क्या, वो भी जरूरी है अपनी जगह पे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान उसको चाहे ये लाजमी नहीं है। तो जिस तरह की बातें उन्होंने की वो युवाओं को पसंद नहीं आई, ये साफ है। देखिए युवा वर्ग जो है, नया वर्ग सामने आया, वो एक आकांक्षा लेके आया। रोजगार जो है उसका इतना वादा किया गया, विकास की बातें की गई, तमाम चीजें। पर आप मत भूलिए कई फैक्टर्स इस चुनाव में जिन्होंने इसकी जीत को गारंटी दी है। उसमें सबसे बड़ा ये है कॉरपोरेट के साथ में नेक्सस। कॉरपोरेट की बात मैं इसलिए करता हूं, इतना पैसा कोई भी आपको कहेगा कि इतना पैसा कभी चुनाव में नहीं झोंका गया। उस चुनाव में पैसा भाजपा के पास कहां से आया? क्यों? कॉरपोरेट का क्या इंटरेस्ट था नरेंद्र मोदी को लाने में? वही कॉरपोरेट जो पहले कांग्रेस की मदद करता था। एक बात। दूसरा, जो मीडिया है, जो हमारी बिरादरी है, उस मीडिया के बारे में आप देखिए कि अपना कायदा भूल करके, और जब एक सिर्फ उदाहरण देखिए कि 48 घंटे पहले जब प्रचार बंद हो जाता है, उसके बाद में नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू चैनलों पे आए और उन लोगों ने लिए जो हमारी बिरादरी की कोई श्रेष्ठ प्रतिमाएं नहीं थी। वो सारा जो काम था, कहने का मतलब मीडिया, कॉर्पोरेट, ये एक बड़ा जंजाल था उस जीत के पीछे। मीडिया, कॉर्पोरेट, ट्रायम्विरेट जो है वो मिलकर नरेंद्र मोदी को ऐसी जीत दिलाई है। और मुझे लगता है जहां तक मोदी जी की बात हो, तो 12 साल से जब से मुख्यमंत्री हैं तो आदत ही है कि हर चीज हमारे अगेंस्ट बोली ही जाती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि और मैं बुरा नहीं मानते हुए कह रहा हूं, आलोचना से कोई घबराना नहीं होता है, लेकिन ये मानना कि भारत के जनता लाखों की तादाद में 40 डिग्री प्लस में बैठे रहे, उत्साहित होकर मोदी जी की प्रतीक्षा करें, उनकी बात सुने, ये एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का सक्सेस है। ये एक मीडिया वेव की वजह से हो रहा है। रोल है। मैं मानता हूं, नहीं मैं मानता हूं आप भारत के वोटर और भारत की लोकतंत्र, नहीं भारत के लोकतंत्र, तो ये क्या, ये अपनाया नहीं जा सकता किसी भी पार्टी से। लोग नहीं गए, यहां परिश्रम हुआ है और यहां एक एजेंडा जो विकास और आशा की बात है वहां से आए। ये पार्ट ऑफ द लार्जर पिक्चर में एक छोटा पार्ट है। असली कहानी वोटर है। जो वोटर मत दे रहा है उसको इतना ना समझिए कि वो समझ नहीं पा रहा कि कौन उसके हित के लिए अगले 5 साल सरकार बनाए। जी, ये जो बात आप कर रहे हैं उसमें एक बात ये भी है कि मोदी जी जो है इन्वेस्टर्स के लिए बड़े अच्छे, उन्होंने हमेशा से कहा कि रेड टेप नहीं, उनके लिए सिर्फ रेड कार्पेट होना चाहिए। और अब उन तमाम लोगों को बहुत इससे उम्मीद है, बहुत आशा है। और इसका मैं सीधा जवाब दे रहा हूं कि उद्योग अगर नहीं होंगे तो नौकरियां कहां से आएंगी? 1.5 करोड़, 1 मिनट मैं जवाब दे रहा हूं, 1.5 करोड़ नौकरियां हर साल भारत को चाहिए। 20 करोड़ इंक्लूडिंग द बैकलॉग, कम से कम भी 15 करोड़ हमें चाहिए 10 सालों में। ये कहां से आएंगी? सरकार से तो आएंगी नहीं।
उद्योग से आएंगे या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स जी। या स्किल से जो प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो गरीबों के हित में डिलीवरी मैकेनिज्म्स, मोदी जी के वाक्य में फिर आपको एक याद दिलाऊंगा, गरीब के लिए सरकार के सिवा कोई और उम्मीद नहीं होती, चाहे उसके एजुकेशन बच्चों की हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। तो ये दोनों चीजें साथ चल सकती हैं, ये एक या दूसरी बात नहीं है। जी, ये हम बिहार और नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति में जो चल रहा है और मोदी जी से जैसे उनके रिश्ते, उस पर भी चर्चा करेंगे। इस ब्रेक के बाद पवन वर्मा साहब और शाहबॉल दोनों हमारे साथ हैं। लेकिन ब्रेक में जाने के पहले ज्योति, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि एक फॉरेन पॉलिसी भी जो हमारी थी, उसको देखा जा रहा था कि हमारे तमाम जो नेबर्स हैं उनसे रिश्ते हमारे कमज़ोर पड़े। हालांकि यूपी एक सॉफ्ट गवर्नमेंट कहा गया, लेकिन बावजूद इस और जिस तरह की घुसपैठ चीन से हुई, जिस तरह पाकिस्तान ने LOC पे आके जवानों के साथ जो बर्ताव किया, अब इनका मुकाबला बहुत सारे जानकार शिंजो आबे से कर रहे हैं, जापान के। उसी तरह के सॉफ्ट नेशनलिस्ट हैं ये, उसी तरह की ये इकोनॉमी को पटरी पर लाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक आएँ। क्या ये तुलना उनकी ठीक है? क्या उस तरह की कुछ छवि है मोदी की? देखिए, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं मालूम कि मोदी जी सॉफ्ट नेशनलिस्ट हैं या हार्ड नेशनलिस्ट हैं। इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमने उनकी तरफ से 2-3 जो है जो स्टेटमेंट सुनी थी। एक तो बांग्लादेश को लेकर, जो मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को नकार देनी चाहिए जल्द से जल्द, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के जो मुस्लिम जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो मुसलमान रेफ्यूजीज़ हैं, वो भारत आना चाहते हैं और भारत में बसना चाहते हैं और उनको जो है वापस भेज देना चाहिए। जबकि वहाँ के जो हिंदू रेफ्यूजीज़ हैं वो जब आते हैं वो इधर उनका हमें स्वागत करना चाहिए, वो यहाँ पे वेलकम है। एक तो उन्होंने कहा था जो मुझे लगता है कि इसको पूरी तरह से नकार देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनका बहुत ही पुराना एक रिश्ता है भारत के साथ, बहुत ही गहरा रिश्ता है। उनके जो फादर है मुजीबुर रहमान, हम सब जानते हैं कि 1971 में जब बांग्लादेश बना था और भारत की क्या भूमिका रही थी। दूसरा, जहाँ तक चीन की बात है, अरुणाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि चीन को जो है थोड़ा सा चीन को ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह की घुसपैठ ना करे वो, क्योंकि एक ऐसे भारत का सपना भी युवाओं को बेच रहे हैं। बेचा उन्होंने इस इलेक्शन में कि ऐसा भारत जिसकी सीमा लांघने की हिम्मत ना पाकिस्तान करेगा ना चीन करेगा, और ये तमाम लोगों को बहुत पसंद आई ये बात। जी, बहुत पसंद आई, क्योंकि और खास करके अगर हम इसकी तुलना पिछले 10 सालों से करें, जहाँ पे मनमोहन सिंह के रिश्ते अमेरिका जैसे देशों से बहुत ही करीब थे, लेकिन पूरे दक्षिण एशिया में अगर हम उसको देखें, पाकिस्तान वो एक दफा भी नहीं गए, नेपाल भी शायद नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, सबसे रिश्ते आपके खराब होते चले गए। बहुत ही जैसे जिस किस्म के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो बहुत ही जैसे सहमे हुए, बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे। तो उनकी तुलना में अगर इस तरह के जो एक जैसे रोबस्ट, अगर हम कहें उनको, प्रधानमंत्री के रूप में अब जो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो तुलना तो जरूर होगी। कि एक पाकिस्तानी उर्दू अखबार ने भी लिखा है कि मोदी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी से हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर कोई राष्ट्रवादी हिंदू नेता ही बड़ा कदम उठा सकता है, जैसा कि इसके पहले वाजपेयी ने किया है। तो पाकिस्तान को भी इरफान हबीब साहब मान रहे हैं कि उम्मीद मोदी के आने से अपने रिश्ते सुधरने की बन रही है। पता नहीं, इसमें तो कोई क्या ऐसा है, कोई भी नई सरकार आती है तो बहुत पॉजिटिव नोट पर ही आप, जैसे कि वहाँ पे भी नवाज शरीफ की सरकार आई तो बड़ा पॉजिटिव नोट था कि रिश्ते पूरे सुधर जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी नगमा कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने 2 इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, जो 2 ही थे इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट्स पाकिस्तान के अंदर, उनको निकाल दिया गया है। एक PTI के थे और एक हिंदू अखबार की जो है। और ये मुझे लगता है एक बहुत ही गलत किस्म का फैसला लिया गया है पाकिस्तान ने, क्योंकि और जब एक नई सरकार आ रही है दिल्ली के अंदर, तो ये जो एक सीधा इस जो है इस सरकार के अंदर आई थिंक ये गलत हुआ। और अगर ये मैसेज देना चाह रही थी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं था। जी, अब बिहार और मोदी और नीतीश पे चर्चा करने से पहले मैं पवन वर्मा जी आपका रिएक्शन चाहूंगी। जो तमाम बात हम कर रहे हैं और जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की इस किस्म की जो ऐतिहासिक जीत है उसके पीछे क्या वजह रही, जिस तरह का सपना, एक ऐसे भारत का सपना उन्होंने युवाओं को खास करके बेचा जहां पर कोई बेरोजगारी नहीं है, जो एक बहुत ही प्रॉस्परस भारत है। ये तमाम वजह, और उसके अलावा तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कॉर्पोरेट ने उनका साथ दिया, जो मार्केटिंग मीडिया जिस तरह उनको प्रोजेक्ट किया, वो तमाम वजह रही है। आपको क्या लगता है इस ऐतिहासिक जीत के लिए अकेले नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं? उनका व्यक्तित्व इतना हावी था पार्टी के ऊपर?
पहली बात तो नगमा जी मैं आपसे बड़ी विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि आप एक गेस्ट को 20 मिनट तक बैठाती हैं। या आप माफी भूल ही चाहेंगे इसके लिए, जाती क्योंकि हैं हम और फिर बिहार पे आपको आपसे याद बात आता करना है। चाह रहे थे, इसलिए थोड़ा इंतजार करना तो पड़ा फिर उसी शुरुआत के में। लिए बुलाया होता हमें। जी, तो आप मुझे अपनी लगता बात है कहें। कि आप बिहार और पटना की के प्रवक्ताओं को एज एन आफ्टर थॉट बुलाती हैं। नहीं, पर फिर आपके भी यहाँ क्योंकि जो आपने मुझसे आपके यहाँ जो पूछा है। हलचल थी वो थोड़ी थम गई थी, इसलिए थोड़ा देर हुआ आपके पास आने में। नीतीश कुमार ने शायद अब कहा है कि अब वो कल तक का इंतजार करेंगे और दोबारा से सोच रहे हैं अपने फैसले पे। नहीं, नरेंद्र मोदी जी के और ये जो आपने मसले उठाए उसमें भी कुछ टिप्पणी कर सकता था। आप कहें, अगर प्लीज आप अपनी बात पूछती। कहें पवन वर्मा जी। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले मैं नई सरकार को बधाई देना चाहता हूं। हमें जनादेश का सम्मान करना चाहिए, नीतीश कुमार जी ने कहा, और मैं नलिन जी से सहमत हूं कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। पर मैं ये जरूर मानता हूं कि इस इलेक्शन में 2-3 कारण हैं जिन पर अब हम और विश्लेषण करेंगे, जिसके वजह से इस तरह का जो बहुमत प्राप्त हुई है वो आई है। एक तो आप समझ सकती हैं, ओम जी ने भी कहा कि यूपीए 2 के खिलाफ काफी आक्रोश था, असंतुष्ट जनता थी, खासतौर से युवा पीढ़ी। फिर कांग्रेस का नेतृत्व बिल्कुल नाकाम था। तीसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जातियों की दीवार गिरी है, कास्ट सिस्टम की जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे वो गिरे हैं, पर साथ ही जो धर्म के ऊपर जो ध्रुवीकरण हुआ है वो बड़ा एक्सटेंसिव हुआ है। और उसका एक प्रमाण तो आप भी मानेंगे और हम सब इस पर सोच रहे हैं कि इतने बड़े विशाल बहुमत के साथ जी 282 एमपीज में शायद एक भी एमपी मुसलमान नहीं है। पर इसके अलावा मैं समझता हूं कि जिस तरह से इस इलेक्शन में, और इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं उनको, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार प्रसार किया और किस तरह की सामग्री इसके साथ जुड़ी, आज तक किसी इलेक्शन में तो हुआ नहीं है। तो कई कारण उसके हैं। हम आज भी जनादेश का सम्मान करते हैं, पर इन मुद्दों पर हमें और चर्चा करने की जरूरत है। सेकुलरिज्म एक डर्टी वर्ड बन गया है, पर इस देश में धार्मिक सौहार्द तो हमेशा से जरूरी है, आज भी जरूरी है। पवन जी, आप नलिन आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं जो आप कह रहे हैं। इस चर्चा को हमने पहले भी किया था, आप जवाब देंगे, उसके बाद मैं ब्रेक लेना चाहूंगी। लेकिन इसके साथ मैं ये जोड़ दूं कि मोदी जी ने जो पूरा कैंपेन किया, वो कैंपेन अपनी पुरानी कट्टर छवि को उन्होंने छोड़ के किया था। बावजूद इसके मुसलमानों को टिकट कम मिले, अभी मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं है। पहले तो इसको दो रूप से देखिए। जब आपने अपना प्रश्न किया, फिर मैं पवन जी के एक वाक्य पे आऊंगा कि चुनाव में नेतृत्व जो डेवलप होता है, जैसे शाहनवाज जी लगभग 9,000 वोट से हारे हैं। लोकसभा में आप इसको एक बड़ी हार नहीं मानते हैं। 9,000 वोट एक असेंबली के मात्र अगर देखेंगे 400-500 वोट का फर्क होता है उस रूप से, तो कड़ी डिवीजन ऑफ वोट्स में हो सकता है ऐसे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, और ये बदलेगा। जैसे मैंने आपको कहा 125 पार्षद लगभग हैं हमारे मध्य प्रदेश में, मैंने राजस्थान का उदाहरण दिया, गुजरात का उदाहरण दिया, तो इस रूप से बदलते हैं। सेकंड बात है जो पवन जी कह रहे थे, अच्छा लगा कि शुरू में उन्होंने बधाई दी। मैं खुद वेट कर रहा था या लेकिन या कोई पर आएगा, वो जरूर आया। और मैं पवन जी से इतना ही कहूंगा कि यदि हमें हिंदू मुसलमान इन सब चीजों पे बात करना है, आप थोड़ा ज्ञान दे दीजिए कि बिहार में कितने कैंडिडेट्स आपने धर्म के नाम पे दिए और कितने जीते या हारे। क्या यही एक आधार रह गया है भारत में हम लोग आकलन करें प्रतिनिधित्व का, कि अगर हम ये मानना शुरू है कि ये हिंदू एक मुसलमान सिख ईसाई के लिए नहीं सोच सकता, और वैसे ही एक मुसलमान हिंदू सिख और ईसाई के लिए नहीं सोच सकता, तो कैसे सरकारें अच्छी बनेंगी? सरकार होती है बिना धर्म की, और वही सेक्युलर वर्ड या पंथ निरपेक्ष जो हमारे संविधान में लिखा है उसका अर्थ है। उसका यह अर्थ नहीं है कि हम उस पर डिबेट करें और कहें कि आपने मुसलमानों को या हिंदुओं को या इनको दिए वोट के सीट्स और जीते। मेरा ऐसा मानना है। ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं जो बात मैंने की। मैं ओवर सेंसिटिव नहीं हो रहा, अपना पॉइंट ये कह रहा हूं जी कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे कि एक मैं अपनी आलोचना भी करना चाहता हूं। जो बीजेपी विरोधी पार्टियां थी उनमें कोई यूनिटी नहीं थी, वोट उनका डिवाइड हुआ, और उसके वजह से भी बीजेपी को फायदा है। ये आपकी उपलब्धि है, ये हमारी आलोचना है।
कि आप मैं इसको लोगों को कबूल गोलबंद कर पाए और जवाब वो दीजिए। लोग गोलबंद नहीं कर मैं पाए। उत्तर अब मुझे प्रदेश एक ब्रेक लेना एक होगा। लाइन, एक ब्रेक- वाक्य जी उत्तर प्रदेश में 73 सीटें हैं भाजपा और अपना दल मिला के। वहां पर अगर आप टोटल कर देते हैं बसपा, सपा, कांग्रेस, ये तीन जो प्रमुख हैं, तब जाकर भाजपा के वोट को शायद 1% से क्रॉस करते हैं, 1.5% से। और सपा और बसपा कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। तो ये डिवीजन की बात है, ये जनाधार को रिजेक्ट करने का एक एग्जाम्पल है। जनाधार स्पष्ट रूप से भाजपा मोदी जी के लिए, एनडीए के लिए रहा। अब ब्रेक के बाद इस पर लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे। मेरे ख्याल से ओम थानवी साहब और इरफान साहब दोनों कुछ इस पर कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे।